दुनिया को लगता है कि अकेला इंसान कमजोर है, पर सच ये है कि वो असल में खुद को ढूंढ रहा है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। वाकई बहुत गहरी बात से शुरुआत की आपने। और आज के इस शोर शराबे वाले दौर में ना, जहां हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना या सुनना जरूरी समझ लिया गया है, इस शांति की ताकत को समझना सबसे अहमियत रखता है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मकसद इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अकेले रहने का मनोविज्ञान, मेरा मतलब है उसकी एक्चुअल साइकोलॉजी, आखिर क्या है। हाँ, और इस सफर में हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं, जैसे जी न्यूज और एबीपी लाइव के आर्टिकल्स, विकिपीडिया पर मौजूद रिसर्च, जिसमें कोपलन और बोकर का काम भी शामिल है ना। सही कहा। इन सभी को मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बनती है जो हमारी आम सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। तो इस डीप डाइव का मकसद यही जानना है कि कैसे एक ऐसी दुनिया जो खामोशी से डरती है, उसने अकेलेपन को एक बीमारी मान लिया है, जबकि असल में ये खुद को जानने और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। खैर, इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही है कि समाज ने अकेलेपन की एक ऐसी छवि बना दी है जो पूरी तरह डर पर आधारित है। पर जब हम इस डर के पीछे का मनोविज्ञान समझते हैं तो पता चलता है कि असली ताकत खामोशी में ही छिपी है। तो शुरुआत इस डर से ही करते हैं। मैं सोच रही थी कि आखिर इंसान खामोशी से इतना डरता क्यों है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो एक अजीब सी भागम भाग नजर आती है। भागम भाग, बिल्कुल। जैसे ही इंसान अकेला होता है, बिना किसी फोन, म्यूजिक या शोर के, तो एक अलग ही तरह की बेचैनी शुरू हो जाती है उसके अंदर। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग तुरंत अपनी पुरानी नाकामियों या बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर की तरफ पूरी तेजी से दौड़ने लगता है। एग्जैक्टली। और इस डर और एंजाइटी से बचने के लिए इंसान तुरंत किसी ऐसी चीज का सहारा लेता है जो उसका ध्यान भटका सके। यही वो पल है जहां हम अपने ही दिमाग से भागने लगते हैं। मतलब हम खुद का ही सामना नहीं करना चाहते। सही पकड़ा आपने। जब इंसान के पास बाहर से प्रोसेस करने के लिए कोई जानकारी नहीं होती, तो दिमाग अंदर देखना शुरू करता है। और देखिए, अंदर देखना हमेशा आसान नहीं होता। हाँ, इस तकलीफ से बचने के लिए लोग तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, या फिर किसी ऐसे शख्स को कॉल कर देते हैं जिससे उन्हें शायद बात भी ना करनी हो। बिल्कुल। हमने अपने आसपास एक अजीब सा धर्म बना लिया है। किसी पार्क में या कैफे में अकेले बैठे इंसान को देखते ही हमें लगता है कि वो उदास है या किसी परेशानी में है। हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि शायद वो सिर्फ अपने विचारों के साथ वक्त बिता रहा है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसे समझने के लिए हम दिमाग को एक समुद्र की तरह देख सकते हैं। समुद्र की सतह पर, यानी बिल्कुल ऊपर, लहरों का बहुत शोर होता है। बहुत अच्छी एनालॉजी। ये लहरें हमारा सोशल मीडिया है, काम का दबाव है। हाँ, और दुनिया भर की खबरें और लोगों की हमसे उम्मीदें। ज्यादातर लोग इन्हीं लहरों में तैरते रहना चाहते हैं, शोर में जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें गहराई में उतरने से डर लगता है। क्योंकि गहराई में एक ऐसी शांति है जहां कोई शोर नहीं, पर वहां उन्हें अपने उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जिससे वो मुद्दतों से भाग रहे हैं। तार बहाव और शोर में जीने का, लगातार भागने का दिमाग की शांति पर आखिर क्या असर पड़ता है। मनोविज्ञान में इस असर को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसे सोशल हैंगओवर कहते हैं। वेट, सोशल हैंगओवर, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। हाँ, देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम यानी हमारा स्नायु तंत्र लगातार शोर और सोशल इंटरेक्शन से थक जाता है। इसे एक बैटरी की तरह समझिए। जब कोई इंसान भीड़ में होता है तो उसका दिमाग हजारों छोटी छोटी जानकारियां एक साथ प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे दूसरे इंसान के चेहरे के भाव पढ़ना, अपनी बात को रखना, आवाज के उतार चढ़ाव को सुनना। बिल्कुल वही। ये सब दिमाग की बहुत ऊर्जा खींच लेते हैं। एक वक्त के बाद दिमाग को आराम की और जानकारी के इस बहाव को रोकने की सख्त जरूरत होती है। तो जब लोग अकेलेपन में जाना चाहते हैं तो वो किसी से नाराज नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि उनका नर्वस सिस्टम उन्हें एक तरह से शटडाउन होने का संकेत दे रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को हम सामाजिक रूप से गलत मानते हैं, वो असल में हमारे शरीर और दिमाग की एक जैविक जरूरत है, मतलब एक बायोलॉजिकल नीड है। यहाँ समझना जरूरी है कि अकेलापन और एकांत के बीच क्या अंतर है। लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मानते हैं, पर सूत्रों का अध्ययन करने पर एक जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। एक इंसान को मारता है
और दूसरा उसे पूरी तरह से नया आकार देता है। ये अंतर शब्दों के खेल से कहीं ज्यादा गहरा लगता है मुझे। दरअसल लोनलीनेस यानी अकेलापन और सॉलिट्यूड यानी एकांत मनोविज्ञान की दो बिल्कुल अलग स्थितियां हैं। अगर हम थियोलॉजिस्ट पॉल टिलेक के दृष्टिकोण को देखें तो लोनलीनेस एक कमी है, एक डेफिसिट स्टेट है। एक खोखली भूख की तरह, जहां इंसान हजारों लोगों की भीड़ में खड़ा होकर भी अंदर से पूरी तरह अकेला महसूस करता है। ये बाहरी सहारे की भूख है ना? हाँ, एग्जैक्टली। इंसान को लगता है कि बाहर से कोई आएगा, कोई उसकी तारीफ करेगा, कोई उसे वक्त देगा, तभी उसकी कमी पूरी होगी। एक तरह से ये किसी दूसरे के द्वारा खुद के अस्तित्व पर थप्पा लगवाने की, एक वैलिडेशन की लगातार तलाश है। वहीं दूसरी तरफ सॉलिट्यूड यानी एकांत एक कमी नहीं बल्कि एक चुनाव है। ये वो मानसिक शांति है जहां इंसान बिना किसी वैलिडेशन के अपने खुद के अस्तित्व के साथ पूरी तरह खुश और संतुष्ट रहना सीख जाता है। मतलब ये भूख नहीं है, ये पूर्णता है। लोनलीनेस इसलिए तकलीफ देती है क्योंकि नर्वस सिस्टम हमेशा बाहर कुछ ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल सही। लेकिन सॉलिट्यूड में विचार शांत हो जाते हैं क्योंकि उम्मीदों का बोझ उतर जाता है। पर एक सेकंड, यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल दिमाग में आता है मेरे। अगर एकांत इतनी ही शक्तिशाली और सकारात्मक चीज है तो इतिहास में अकेलेपन को, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या काल कोठरी की सजा को, एक भयानक यातना के रूप में क्यों देखा गया है? ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने। क्योंकि हमारी ही रिसर्च बताती है कि जब कैदियों को लंबे समय तक अंधेरे में अकेला रखा जाता है तो उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, टाइम और जगह का परसेप्शन पूरी तरह बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि वो पागल भी हो जाते हैं। तो एक ही चीज एक के लिए औषधि और दूसरे के लिए जहर कैसे हो सकती है? ये सवाल सीधा मनोविज्ञान की गहराइयों में जाता है और इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, चुनाव यानी चॉइस। इस बात को थोड़ा ठहर कर समझने की जरूरत है। अच्छा, चुनाव कैसे? देखिए, जब अकेलापन किसी पर जबरदस्ती थोपा जाता है, जब उसे एक्सटर्नली इंपोज किया जाता है, तो वो डर और डिप्रेशन पैदा करता है। कैदियों के साथ यही होता है। उनसे उनका आत्मनियंत्रण, उनकी ऑटोनॉमी पूरी तरह छीन ली जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि वो वहां से कब निकलेंगे। ओह, आप समझ आई बात। लेकिन जब उसी एकांत को एक इंसान खुद चुनता है, इंटरनली और प्रोएक्टिवली उसमें जाता है, तो वो ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। सही कहा। तब वो सजा नहीं होती बल्कि आत्मनियंत्रण की एक कड़ी ट्रेनिंग बन जाती है। इंसान खुद तय करता है कि उसे कब इस दुनिया की भीड़ से जुड़ना है और कब वापस अपने अंदर के शांत कमरे में लौटना है। ये आत्मनियंत्रण ही दरअसल पूरी शांति का आधार है। और यहीं से एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है जो कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का रहस्य है। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, सबसे गहरी किताबें और सदियों पुराने दर्शन खामोशी में ही क्यों पैदा हुए हैं? शोर में क्यों कोई बड़ा आविष्कार नहीं होता? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक जैविक कारण है जिसे मनोविज्ञान में सवाना थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्स-मिहाली और अन्य शोधकर्ताओं ने इस पर बहुत काम किया है। ये सवाना थ्योरी आखिर है क्या? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? खैर, हमारे पूर्वज हजारों साल पहले छोटे छोटे कबीलों में रहते थे जहां मुश्किल से 150 लोग होते थे। हमारा दिमाग हजारों सालों में उसी छोटे से समाज के हिसाब से विकसित हुआ है, पर आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक ही दिन में हम हजारों लोगों के संपर्क में आते हैं। हाँ, और इस मिसमैच की वजह से एक टकराव पैदा होता है ना? बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का दिमाग कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में आगे होता है, यानी जो आसानी से चीजों की गहराई में चले जाते हैं, उन्हें इस आधुनिक भीड़ भाड़ी दुनिया से बहुत जल्दी थकान होती है। उनका दिमाग लंबे समय के लक्ष्यों और गहरे विचारों पर फोकस करना चाहता है, पर लगातार बजने वाला फोन और भीड़ का शोर उन्हें ऐसा नहीं करने देता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे हम आम जिंदगी के एक उदाहरण से जोड़ सकते हैं। जो छोटी मोटी बातें होती हैं जिसे आमतौर पे स्मॉल टॉक कहा जाता है, जैसे मौसम कैसा है या कौन क्या कर रहा है, वो असल में एक स्लो इरेजर की तरह काम करती हैं। एक स्लो इरेजर? ये काफी गहरा उदाहरण है। हाँ, एक धीरे धीरे मिटाने वाले रबर की तरह। गहरे विचार वाले लोगों की मानसिक ऊर्जा इस छोटे शोर में लगातार घिसती रहती है। वो किसी महफिल में मौजूद तो होते हैं, औपचारिकता निभा रहे होते हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो रही होती है। सही कहा आपने। और यही वजह है कि जब इंसान एकांत में जाता है तो उसे दूसरों को खुश रखने का या किसी ग्रुप में फिट होने का वो सोशल मास्क उतारकर फेंकने की आज़ादी मिल जाती है। जब दिमाग को बाहर के इन तमाम इशारों पर ध्यान नहीं देना पड़ता,
तो वो एक बिल्कुल ही अलग स्थिति में चला जाता है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। और इस शांति में दिमाग का एक खास नेटवर्क, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं, वो पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। और ये DMN आखिर काम कैसे करता है ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर यही सोचा जाता है कि दिमाग तभी चल रहा होता है जब हम बाहर का कोई काम कर रहे होते हैं। वही तो हमें लगता है कि खाली बैठे हैं तो दिमाग भी खाली है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। DMN दिमाग का वो हिस्सा है जो तब जागता है जब हम बाहरी दुनिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते। जब लोग एकांत में सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठे होते हैं बिना किसी स्क्रीन के, तो दिमाग खाली नहीं बैठा होता। तो वो असल में कर क्या रहा होता है उस वक्त? वो DMN के जरिए पुराने अनुभवों को छांट रहा होता है, बीती हुई घटनाओं को आज की आंखों से देख रहा होता है, और सबसे जरूरी बात, वो उन अनुभवों को नए विचारों के साथ जोड़कर भविष्य की रचनात्मक योजनाएं बना रहा होता है। वाह, मतलब इस स्थिति में दिमाग शांति और फोकस बढ़ाने वाले केमिकल्स रिलीज करता है। सही पकड़ा। असल में खामोशी की स्थिति में दिमाग आम शोर शराबे के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रचनात्मक हो सकता है। यही वजह है कि इतिहास के सभी महान लेखक, वैज्ञानिक और दार्शनिक एकांत को इतना महत्व देते थे। उन्हें अपने अस्तित्व से पता था कि असली काम बाहर के शोर में नहीं बल्कि अंदर की शांति में होता है। हमारे अध्ययन में एक बुद्धिस्ट कहानी का भी जिक्र आता है जो इस DMN और एकांत की ताकत को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक आश्रम में एक नया शिष्य था जिसे भीड़ में बैठने की बजाय अकेले वक्त बिताना ज्यादा पसंद था। और बाकी शिष्य उसकी इस आदत पर हंसते थे, है ना? हाँ, उन्हें लगता था कि वो घमंडी है या समाज से कटा हुआ है। पर उनके गुरु ने सबको बुलाकर समझाया कि एकांत सृजन यानी क्रिएशन का स्रोत है। जब इंसान अकेला होता है तो उसके अंदर मौजूद जलन, घमंड और दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ शांत हो जाती है। उस वक्त वो सिर्फ अपनी कला और अपने अस्तित्व पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाता है। उस कहानी का सबसे गहरा निष्कर्ष यही था कि जो लोग खामोशी में रहना और अपने आप को झेलना सीख जाते हैं, उनके विचार और उनका दृष्टिकोण दूसरों से कम प्रभावित होता है। उनके जीने के अपने नियम होते हैं जो किसी भीड़ ने तय नहीं किए होते, बल्कि उन्होंने खुद के एकांत में खड़े होते हैं। ऐसे लोग दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान नहीं खोते, पर आज की तारीख में जहां हर इंसान का हाथ अपने फोन से जैसे जुड़ सा गया है, इस एकांत को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन और ऐसी अन्य किताबें इस बारे में क्या व्यवहारिक रास्ते दिखाती हैं? देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है द आर्ट ऑफ गेटिंग बोर्ड, यानी बोर होने की कला को सीखना और अपनाना। आजकल हम बोर होने से यानी खाली बैठने से इतना घबराते हैं कि अगर लिफ्ट में 10 सेकंड का सफर भी हो तो हाथ तुरंत जेब में जाते हैं और स्क्रीन ऑन हो जाती है। हाँ, हम अपने विचारों के साथ 1 मिनट भी अकेले नहीं रहना चाहते। हमारे स्रोत और मनोविज्ञान ये स्पष्ट कहते हैं कि जब इंसान बिना किसी फोन, बिना किसी आवाज या डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने विचारों के साथ एक कमरे में बैठता है, शुरुआत में वो बेचैन होगा, पर अगर वो उस बेचैनी को बर्दाश्त कर ले, तभी दिमाग नए और हैरान अंगेज आइडियाज पैदा करना शुरू करता है। और इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जर्नलिंग एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। अपने विचारों को कागज पर उतारना और अपने सबसे गहरे डर और नकारात्मक ख्यालों को बिना खुद पर फैसला सुनाए, मतलब बिना किसी जजमेंट के देखना, अकेलेपन की कला का सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से एक ऐसी बात उठ सकती है जो किसी को भी उलझा दे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए और समाज से पूरी तरह कट जाना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मनोविज्ञान हेल्दी सॉलिट्यूड या स्वस्थ एकांत को संन्यास का नाम नहीं देता। इसका मतलब पूरी तरह अलग थलग होकर एक गुफा में बैठ जाना नहीं है। तो आम जिंदगी में ये कैसे मुमकिन है जहां लोगों को दफ्तर जाना है, परिवार पालना है? ये असल में एक निरंतर चलने वाला साइकिल है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार दोहराई जाती है। इंसान दुनिया की भीड़ से निकलकर एकांत में जाता है, कुछ देर के लिए ही सही, वहां वो खुद को रिचार्ज करता है, रिफ्लेक्ट करता है और फिर वापस समाज में आता है बेहतर और गहरे रिश्ते बनाने के लिए। एकांत सिखाता है कि खुशियों के लिए और अपने वजूद के लिए दूसरों पर निर्भर न रहा जाए। जब किसी इंसान को पता होता है कि वो अकेले में भी पूरी तरह से खुश है, तो वो किसी और इंसान से तब रिश्ता बनाता है जब उसके पास बांटने के लिए खुशी होती है,
ना कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई खोखलापन है जिसे भरने के लिए उसे कोई चाहिए। ये बात वहां वापस ले आती है जहां से हमने टेलिज के हवाले से बात शुरू की थी। जब किसी इंसान के अंदर कमी नहीं होती तो वो लोगों को इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उनके साथ सही मायने में जुड़ता है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए स्रोतों के विश्लेषण से एक बहुत ही असरदार और प्रैक्टिकल चुनौती निकलकर सामने आती है, जिसे आम जिंदगी में कोई भी आजमा सकता है। ये एक 3 दिन की चुनौती है। हाँ, और ये चुनौती सुनने में जितनी आसान लगती है, इसे पूरा करना उतना ही मुश्किल साबित होता है। ये उनके लिए है जो वाकई खामोशी की इस ताकत को महसूस करना चाहते हैं। चुनौती ये है कि आने वाले 3 दिनों तक हर रोज सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं, पर इन 10 मिनटों में कोई फोन नहीं होगा, पीछे बजता हुआ कोई संगीत नहीं होगा, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए कोई किताब भी नहीं होगी। सिर्फ एक जगह पर चुपचाप अकेले अपने विचारों के साथ बैठना है। इस दौरान दिमाग पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह उस शांति से भागकर वापस शोर में चला जाए। वो अजीब अजीब बेचैनियां पैदा करेगा। पहले दिन ये 10 मिनट किसी 1 घंटे जितने लंबे लग सकते हैं। क्योंकि दिमाग में केमिकल हलचल होगी है ना, उसे अपनी आदत के हिसाब से लगातार मिलने वाला डोपामीन जो नहीं मिल रहा होगा ना। बिल्कुल, दिमाग सोचेगा कि उसने कुछ जरूरी छोड़ दिया है। पर दूसरे और तीसरे दिन तक आते आते जब दिमाग समझ जाता है कि ये शांति खौफनाक नहीं बल्कि सुरक्षित है, तब वहां DMN एक्टिवेट होता है। उस वक्त एक ऐसे शांति और स्थिरता महसूस होती है जो बाहर की किसी भी चीज में नहीं मिल सकती। जो लोग उस शुरुआती बेचैनी को पार कर लेते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि असली ताकत बाहरी भीड़ में नहीं, खुद को जीत लेने में है। तो इस गहरे विश्लेषण की सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद एक बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो जाती है। एकांत दुनिया से नाराज होकर भागना नहीं है, बल्कि खुद से मिलने का रास्ता है। सही कहा। और उस डर का सामना करने का सबसे प्रभावशाली रास्ता है जो शोर में छिपा रह जाता है। जो इंसान अकेले में बिना घबराए अपने दिमाग और विचारों का सामना करना सीख लेता है, उसके अंदर एक ऐसी आत्मिक शांति और मानसिक ताकत विकसित हो जाती है जिसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। इस निष्कर्ष के साथ हम कह सकते हैं कि जो खुद के साथ रहना सीख गया, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अगर आप इस गहराई को आगे भी समझना चाहते हैं तो पावर ऑफ माइंड हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पिंड कमेंट में मौजूद ओवरथिंकिंग ई-बुक को जरूर देखें। और इस विश्लेषण को विराम देने से पहले मनोविज्ञान की इस गहराई से निकला एक आखिरी और बेहद गहरा सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा, सिर्फ इसलिए ताकि इस पर उस 10 मिनट के एकांत में विचार किया जा सके। हाँ बिल्कुल, वो सवाल क्या है? अगर हम सभी अपनी असली पहचान सिर्फ दूसरों की आंखों में देखते हैं, उनकी तारीफ में अपनी शान बढ़ाते हैं और उनके तानों में अपना वजूद धुंधला करते हैं, तो जब किसी दिन वो सारे आईने, वो सारे लोग हटा दिए जाएं, तो उस खामोश अंधेरे में बचने वाला वो इंसान आखिर है कौन?